हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला। बाल विकास की इस लेक्चर सीरीज में पिछली बार हमने बुद्धि के कुछ सिद्धांतों को पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम बुद्धि के बचे हुए सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको इस लेक्चर से मदद मिलती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसको भी सीडीपी में दिक्कत हो आपके फ्रेंड सर्कल में, उसको इन वीडियो की लिंक भेजिए, उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। देखिए, बुद्धि के कई सिद्धांत जो हमने पढ़े वो तो ठीक है, दो दो लाइनों के सिद्धांत थे। अब बड़े बड़े लाइनों के सिद्धांत मैंने अलग से इसी वीडियो में इसलिए डाले हैं क्योंकि बड़े लाइन के सिद्धांत आपको बोलने में ऐसा लगेगा अरे क्या ये प्रीमेच्योर बातें कर रहे हो, क्या बड़ा होता है क्या छोटा होता है सिद्धांत। देखिए, जो बड़ा सिद्धांत छपे हुए हैं, जो बड़े सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे डीप में ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखो, स्पीयरमैन का द्वितत्व का या त्रितत्व का सिद्धांत जो मैंने पिछली बार बताया था, 2 तत्व या 3 तत्व का, उसमें इतनी ही लाइन है तो उसमें शायद वो डीप में चला जाए। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे गार्डनर का सिद्धांत, उसमें इतना अंदर से पढ़ाया ही गया है आज तक कि उसमें बाहर से पढ़ने की आपको बहुत अच्छे से गुंजाइश मिल जाती है, अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस लेक्चर से हो सकता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आपके सीटेट एग्जाम में लिखे मिले, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम में मुझसे पूछिए, और मैसेंजर ऐप पे भी आप, फेसबुक की मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। आइए अब पढ़ते हैं पहला सिद्धांत जो है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बर्ट ने दिया था, पदानुक्रमिक बुद्धि। इन्होंने क्या किया कि मानसिक योग्यता, अभी तक क्या हो रहा था कि बुद्धि के प्रकार बताए जा रहे थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, ये सब। इन्होंने मानसिक जो योग्यताएं हैं उनमें भी हायरार्की लेके आ गई। इसको हायरार्की थ्योरी भी बोला जाता है। बर्ट ने, अगर आपसे पूछा जाए हायरार्की थ्योरी किसने दी, पदानुक्रम किसने दी, तो बर्ट ने दी। इन्होंने मानसिक योग्यताओं को भी एक हायरार्की, एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। बांटा तो है ही, उसमें भी क्रम फिक्स कर दिया है। अब उनके अनुसार होता क्या है कि जो सामान्य मानसिक योग्यता है उसको अधिक महत्व दिया है, क्योंकि सामान्य मानसिक योग्यता आपके जीवन के 90% समस्याओं को आराम से आप हल कर सकते हैं। सामान्य योग्यता जो आप यूज़ करते हैं बौद्धिक बुद्धि की, उसके माध्यम से। विशिष्ट योग्यता को चूँकि विशिष्ट स्थितियों में यूज़ किया जाता है और अधिकतर व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट स्थितियाँ बहुत कम आती हैं, इसीलिए इन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यता को उसके बाद महत्व दिया है। फिर उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता के भी 2 वर्ग निकाल दिए। एक होगी शारीरिक योग्यता, एक होगी मानसिक या शैक्षिक योग्यता। शारीरिक योग्यता में यांत्रिक, स्थान, प्रयोगशाला में आप जो प्रैक्टिकल करते हैं वो सब, और शैक्षिक योग्यता में बोलते कैसे हैं, तार्किक, गणित वणित सब कैसा। इस प्रकार से सामान्य योग्यता में भी शरीर और दिमाग 2 को बांट दिया है। आप बस ऐसे याद रखिए, आपको ये शब्द याद रखने हैं। लेकिन KM और VD, कोई पूछ दे कि KM VD का सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्ट ने दिया था। पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत में KM VD आता है या नहीं आता है, ये आपको दिमाग में रखना है। इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, सवाल वही रहेगा, बस घुमा के पूछ देगा। इसीलिए हर एक लाइन को अच्छे से याद करना है आपको। कॉन्सेप्ट समझ के CDP नहीं निकल पाएगा, आपको रटना पड़ेगा। उसमें कोई मास्टर कुछ भी बोले, रटना आपको पड़ेगा। आपको KM VD याद रखना है इस सिद्धांत में। KM का मतलब शारीरिक योग्यताएं हैं, VD का मतलब शैक्षिक योग्यताएं हैं। और बर्ट ने 2 भागों में बांटा है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सब जगह लग सकती है, विशिष्ट कुछ ही जगह लगती है, इसलिए वो कम इंपॉर्टेंट होती है। अगला सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन देखो किया है गिलफोर्ड ने। इसे बुद्धि रचना सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुद्धि को एक घन माना, क्यूब माना, और उस क्यूब के जो 3 फलक हैं, तीनों फलकों पे, एक फलक पे विषय वस्तु लिख दिया, एक फलक पे संक्रिया लिख दी, एक फलक पे उत्पाद लिख दिए। और उन्होंने कहा कि देखिए 3 चीज़ें मिलके बुद्धि का निर्माण कर रही हैं, बुद्धि की रचना कर रही हैं। इसलिए इस सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि रचना सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको याद रखना है 3 तत्व, विषय वस्तु, संक्रियाएँ और उत्पाद। अब इसका मतलब समझिए। विषय वस्तु का मतलब अंततः ये आएगा कि जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने हैं, बुद्धि के सिद्धांत आपने पढ़ने हैं, तो विषय वस्तु होगी बुद्धि के सिद्धांत का सिलेबस, बुद्धि के सिद्धांत के नोट्स, मेरे लेक्चर, ये सब।
क्रिया होगी कि आप उस कार्य को कर कैसे रहे, ध्यान से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। संक्रिया मतलब उस पर जो आप प्रक्रिया करेंगे, आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको लिख के पढ़ा है, आपने उसके पास वीडियो देख ली है, आपने प्रक्रिया क्या की है। बुद्धि के रचना के सिद्धांत की जो मटेरियल आपको मिल गया, आपने उस पर प्रक्रिया की क्या, वो दूसरा सिद्धांत। तीसरा उत्पाद, आपको याद कितना हुआ है, पेपर में जब आया तो आप रिकॉल कितना कर पा रहे हैं, प्रश्न घुमा के पूछ दिया गया तो आप उसे समझ पा रहे हैं या नहीं, ये तीसरी चीज आएगी उत्पाद में। इस तरह से इन 3 तरीकों से गिलफोर्ड ने बुद्धि को बनाया है, इसीलिए इसे बुद्धि के रचना सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आते हैं अगली बात पे, बुद्धि का और बुद्धि खा, ए एंड बी थ्योरी, बुद्धि का तथा बुद्धि खा का सिद्धांत। इसे हैब ने दिया है। इस सिद्धांत में उन्होंने बुद्धि का और खा में 2 भागों में बांट दिया, जिसमें बुद्धि का को उन्होंने बोल दिया कि जो जन्मजात है, जो वंशानुगत है, वो बुद्धि का है, और जो हम सीख रहे हैं, जिसका हम अनुभव से अध्ययन कर रहे हैं, वो बुद्धि खा है। इन्होंने ये नहीं कहा इम्पोर्टेंट का है या खा है, इन्होंने बस ये कहा कि देखो, एक तो हम पैदा होते हैं जो दिमाग के साथ, उसे हम बुद्धि का, इंटेलिजेंस ए बोलते हैं, और जिसे हम सीखते हैं उसे बुद्धि खा, इंटेलिजेंस बी बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है, ये हैव ने दिया है। अगला सिद्धांत पियाजे ने दिया है, जिसको हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे भाई बड़े आदमी थे, भाषा सिद्धांत भी दे गए, अधिगम सिद्धांत भी दे गए, विकास सिद्धांत भी दे गए, सब दे गए। ये पियाजे ने बोला क्या है कि देखो, बुद्धि जो है एक प्रकार की अनुकूलन प्रक्रिया है, इसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतरक्रियाएं शामिल होती हैं। जैविक परिपक्वता वही जो जन्मजात है, और वातावरण के साथ वही जो वातावरण के साथ होती है। तो बुद्धि का और खा में जो बोला गया है, उन्होंने भी, पियाजे ने भी यही बात बोली। पियाजे ने उसके बाद जो जरूरी चीज़ बोली वो समझिए, जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होगा, जैसे जैसे उनका दिमाग बढ़ेगा, वैसे ही उनका व्यवहार और उनका शरीर भी बढ़ेगा। शरीर बढ़ेगा से ऐसा मतलब होता है, पियाजे ने ये बोला कि आप जब दिमाग बढ़ाएंगे अपना, तो आपको दिमाग को खर्च करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए आप भोजन लेंगे। भोजन से दिमाग के साथ साथ शरीर भी बढ़ेगा। शरीर और दिमाग जब दोनों बढ़ गए तो आप दुनिया में काम ज़्यादा करने लगेंगे, जिससे आपका भौतिक विकास का मतलब शारीरिक विकास नहीं है। इसमें क्या लिखा है, भौतिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं लिखा है, ये दिमाग में रखिए। भौतिक विकास में आता है आप समाज में व्यवहार कैसा करते हैं, आपका शरीर कैसा है, आप पुराने ज़माने में व्यवहार करने वालों के हिसाब से चलते हैं या आगे आने वालों के हिसाब से चलते हैं। भौतिक विकास में सब कुछ आता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखिएगा कि जैसे इसमें क्या लिखा है, बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास जैसे जैसे होगा वैसे ही भौतिक विकास होगा। तो जैसे जैसे दिमाग बढ़ेगा, वो व्याकरण गणित के नियमों को और अच्छे से समझने की प्रक्रिया में लग जाएंगे। पहले आप 2 जोड़ घटाना सीखेंगे, फिर आप समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस में पहुँच जाएंगे। ये सब धीरे धीरे होगा। विकास के सिद्धांत में पियाजे ने बोला है कि धीरे धीरे व्यवस्था होती है, जो पैदा हुए वो और जो सीख रहे हो वो, उनकी अंतरक्रिया होती है। जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बुद्धि भी बढ़ेगा। अब आते हैं अगली सिद्धांत पे, स्टर्नबर्ग का त्रिचापी या त्रिघटकी बुद्धि का सिद्धांत। देखो, स्टर्नबर्ग की एक किताब आपको याद रखनी है, बियॉन्ड IQ। ये किताब स्टर्नबर्ग ने लिखी, ये आपको याद रखनी है। सूचना संसाधन सिद्धांत किसे कहा जाएगा, तो त्रिचापी सिद्धांत। सूचना संसाधन सिद्धांत किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने। इसमें है क्या मेन चीज़, देखो इसमें है कि इसके अनुसार बुद्धि के विभिन्न घटकों के आधार पर व्यक्ति को विशेष सूचनाएं मिलेंगी, जिनको व्यक्ति संसाधित करेगा, उनके गुण अवगुण की परख करेगा और अंत में समस्या विशेष जानकारी को चुनकर समस्या का समाधान करेगा। मतलब क्या है इस बात का, स्टर्नबर्ग ये कहते हैं कि बुद्धि के हैं कई सारे घटक जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तार्किक क्षमता, स्मृति, कितना याद है, रिकॉल कितना अच्छे से कर लेते हो, कितना अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हो, कितना अच्छे से तुरंत सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो। ये 50 प्रकार के जो घटक हैं, इन घटकों के आधार पे व्यक्ति को देखो किसी समस्या सामने आई तो इन घटकों के आधार पर उसे 50 सूचनाएं मिलेंगी। एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल है, आप गाड़ी चला रहे हैं,
गाड़ी चलाते वक्त सामने आ गई गैया। अब आपको 2-3 चीज़ें याद करनी है। पहले तो आपको दिमाग में आएगा अपनी तार्किक क्षमता से कि भाई स्टॉप करें या किनारे से काट के निकल जाएं। आपको पुराने एक्सपीरियंस में 2 एक्सपीरियंस याद आएंगे। पहला, यार जब लाइसेंस के लिए प्रैक्टिस किए थे तब क्या किए थे, रुकते थे या नहीं रुकते थे। दूसरा, भाई एक बार पहले भी गैया आ गई थी तब भी क्या किया था। एक आपको और याद आएगा कि ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी ने या मेरी माताजी ने या मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा है कि ये कर देना। तो इस तरह से 5-6 चीज़ें आपके दिमाग में आईं। एक, गाय के सामने आने पर आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपके पास 5-6 सोर्स आए कि यहाँ से ये पत कर सकते हो, वहाँ से वो कर सकते हो। अब आप इनको करोगे तुलना, कौन सा ज़्यादा सही है, संसाधित करोगे, इनके गुण अवगुण की परख करोगे, क्या कर, और अंत में आप अपने मन से चुनोगे जो आपको उचित लगेगा वो आप कर डालोगे। स्टर्नबर्ग ने यही बोला है, ठीक है। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे अब कि पहले जो समस्या आएगी उससे हम 50 चीज़ें दिमाग में आएंगी, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो हम करेंगे। अब इसको त्रिचापी या त्रिगटकी क्यों बोला जाता है, तो उसके लिए आप अगला पेज देखिए। देखो, त्रिगटकी बोला जाता है इन 3 घटकों के कारण, और त्रिचापी बोला जाता है बुद्धि के 3 भाग जो इन्होंने बताए। देखो, अब सबसे पहले आप पढ़ेंगे भाग, उसके बाद हम घटक बताते हैं। बुद्धि उनके हिसाब से है 3 भागों में, प्रकार नहीं बोल रहे हैं। एक ही बुद्धि है, एक रोटी है, उसके 3 टुकड़े करने हैं, ना कि 3 रोटियां हैं। बुद्धि एक है, उसके 3 भाग। पहला, एक अनुभव पर आधारित जो बुद्धि होगी। पिछली बार गाय आई थी तब आप क्या किए थे, वो अनुभव आधारित है। एक घटकी बुद्धि होगी जो कल्पना शक्ति से संबंधित होगी। इसे अमूर्त बुद्धि भी कहा जाएगा। जिन व्यक्तियों में बुद्धि अधिक होती है वो हर चीज़ के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। घटकी बुद्धि से संबंधित आएगा कि कल्पना शक्ति से, कि आप इमेजिन करेंगे, आपके पास कुछ सूझ नहीं रहा है, आप क्या करेंगे, तो आप अपने आप इमेजिन करने लगेंगे कि यार मैं काट के निकाल ले जाऊंगा, कुछ ज़रूरत नहीं है सोचने समझने की, जो होगा देखा जाएगा, उस मोड में। कल्पना शक्ति से संबंधित है। अमूर्त बुद्धि है, अगर गाय सामने आ गई तो बिना सोचे समझे आप इंस्टिंक्टिवली, बिना सोचे समझे या केवल अपनी बुद्धि को लगाकर ही, पुरानी बुद्धि दूसरों की बुद्धि को ना यूज करके अपने विचार से जो आप करते हैं वो अमूर्त बुद्धि में आएगा। और तीसरा, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। गाय किसी कीमत पर ठुकनी नहीं चाहिए और मेरी गाड़ी लुढ़कनी नहीं चाहिए। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाओ, देखो भाई आसपास कट कितना जल्दी आ रहा है, क्या गाय की स्पीड इतनी है कि मैं आराम से धीमी कर लूँ तो गाय अपने आप निकल जाएगी। इस तरह से सूचनाओं का उत्तम प्रयोग करके जो व्यवहारिक काम आप अंत में करेंगे कि आप रुक जाएंगे और हॉर्न बजाएंगे और फिर धीरे धीरे स्लोली गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे जिससे गाय थोड़ी थोड़ी हट जाए। ये आएगी संदर्भात्मक बुद्धि। किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष परिस्थिति में जब आप बुद्धि का यूज विशेष काम के लिए करते हैं तो वो संदर्भात्मक बुद्धि में आती है। तो बुद्धि के 3 भाग हो गए, अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। पहले गैया को कैसे बचाए, गैया को बचा कैसे सकते हैं नए तरीकों से, और अंत में गैया से हम कैसे बचें, व्यवहारिक तो वही है ना। तो ये तीनों तरीके को आप स्टर्नबर्ग ने समझाया है। ये हो गए बुद्धि के 3 चाप। अब आएंगे बुद्धि के 3 घटक, मेटा, निष्पादन, ज्ञान संग्रहण। आपको बस यही याद रखना है कि ये 3 शब्द क्या हैं, इनमें अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेफालतू की नॉलेज मत लो, ज़्यादा होगा मैं सुपर टेट की जब कोचिंग शुरू करूँगा आगे चल के, या फिर सी टेट के तुरंत बाद जो मैं 4 महीने की यूपी टेट की सीरीज़ लाने वाला हूँ, क्योंकि यूपी टेट भी जनरली अप्रैल मई में हो जाता है। पिछली बार तो शायद मार्च में ही हो गया था, फिर वो पड़ गए थे, क्या कहते हैं, रद्द हो गया था, तो तब मैं अच्छे से और पढ़ा दूंगा। लेकिन सी टेट में इसकी ज़रूरत है नहीं आपको। आप बस 3 शब्द याद रखिए, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। अब आते हैं अगली बात पे। 5 स्टर्नबर्ग 3 चाप बता दिए, 3 प्रकार की बुद्धि जो है, 3 घटक बता दिए। अब आते हैं इनके सिद्धांत में। सबसे पहले होता क्या है जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं,
सबसे पहले इनके दिमाग में आता है इनकोडिंग होती है। जो आप पहले सीखे होंगे वो आपके दिमाग में कहीं बसा दिया जाएगा, और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो समय आने पर वो आपको याद कराया जाएगा। दिमाग आपसे कहेगा देख भाई 10 दिन पहले ये किए थे, उसे इनकोडिंग डिकोडिंग बोलेंगे। उसके बाद अब आपको सब याद आ चुका है, अब आप प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाएंगे। क्वेश्चन आ गया कोई, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, कैटल। 4 ऑप्शन दिए, पियाजे, वाइगोत्स्की, कैटल और कोहलर। अब आपको पुरानी सूचना याद आई, संज्ञानात्मक विकास के बारे में सब याद आ गया आपको, पहली बात में। दूसरी बात, अब आपने देखा क्वेश्चन में 4 ऑप्शन कौन से दिए हैं, उस आधार पर आपने अनुमान लगाया। उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए थे उसमें क्या लिखा है और क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपने उसको रिलेट किया कि क्या नोट्स में मैंने ये चीज़ लिख रखी है, कहीं जो क्वेश्चन में पूछी गई है क्या नोट्स में वो है। संबंध बनाया, क्या नोट्स में है और क्या क्वेश्चन में है। उसके बाद आपने जो आपको समझ में आया कि हाँ संबंध है, वो है पियाजे, उसका आपने उपयोग कर लिया। अब अगर पियाजे के साथ 2-3 लाइनें और होती, मान लो 2 ऑप्शन में पियाजे होता, पियाजे प्लस वाइगोत्स्की, पियाजे प्लस कोहलर, तो सबसे उत्तम क्या होगा, उस पर आप टिक करते, उसे अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस तरह से इन 5 चरणों में प्रक्रिया होती है। अब आते हैं अगली बात पे। कैटल और हॉर्न ने जो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है उससे क्या याद करना है आपको। देखो, स्पीयरमैन ने हमारी बुद्धि के 2 भाग या प्लस फिर उसके बाद 1 भाग और कर दिया था, सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि और समूह बुद्धि। कैटल और हॉर्न ने कहा इतने से काम चलेगा नहीं, सामान्य बुद्धि के भी 2 भाग करो, तो एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि, जनरल फ्लूइड और जनरल क्रिस्टलाइज्ड। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि में होता क्या है, जो जन्मजात होता है वो तरल में, और जो अनुभव से आता है वो ठोस में। अब ऑब्वियसली जो अनुभव से आया है वो अधिक अच्छे से याद रहेगा तो दीर्घकालिक है, और जो जन्मजात है उतना इम्पोर्टेंस उसका होगा नहीं, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं किए हो कुछ तो कितना भी टैलेंट हो आप कमजोरी हो जाओगे। तो लघुकालिक जो होती है वो तरल होती है, और ठोस जो है दीर्घकालिक होती है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि पानी जल्दी सूख जाता है तो लघुकालिक है, बर्फ सूखने में देर लगेगी क्योंकि वो पहले पानी बदलेगी तो वो दीर्घकालिक हो जाती है। तरल जन्मजात और ठोस अनुभव से प्राप्त ज्ञान। अब आते हैं सबसे आखिरी सिद्धांत पे, गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखो, गार्डनर हमारे महान आदमी, इन्होंने कहा कि हम हैं माली गार्डनर, हमारे बाग में कई फूल खिलेंगे, 1-2 फूलों से हमारा काम चलेगा नहीं। तो इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दे दिया। सबसे पहले इन्हें 7 प्रकार की बुद्धि बताई। अभी तक लोग 3 ही प्रकार में खेल रहे थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। एक जन्मजात या फिर जो अनुभव से आ रहे। इनने कहा इतने से काम थोड़ी चलेगा, इन्होंने 7 बुद्धियाँ बताई। फिर उन्होंने कहा मन नहीं भर रहा है, तो इन्होंने बाद में 2 बुद्धियाँ और जोड़ के टोटल 9 बुद्धियों का वर्णन किया कि मनुष्य में ना 9 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, और वो किस स्थिति में किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करेगा वो उस मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। तो अब इन 9 की 9 बुद्धियों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके सभी बुद्धियों को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू वेरी मच। अब आइए पहले ही बात, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। जब मनुष्य को किसी शब्द को बोलना या समझना है और भाषा का ज्ञान चाहिए, उसको हिंदी अंग्रेजी बोलनी समझनी है, तो उसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि कहा जाएगा। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि अच्छी हो जाती है वो बोलते बढ़िया हैं, गाते बढ़िया हैं, कविता बढ़िया पढ़ते हैं और बढ़िया पत्रकार बनते हैं। क्वेश्चन पूछने और सुनने की आदत उनकी बहुत बढ़िया हो जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति में 1 से अधिक बुद्धियां हो सकती हैं। ये नहीं है कि अब कवि है
तो वो गणित नहीं लगा पाएगा। अगली बुद्धि जो गणितीय बुद्धि है, जिसमें जिसकी अच्छी होगी वो गणित क्षेत्रों में पेल लेते हैं, अकाउंटेंसी या फिर फिजिक्स, कैलकुलस, ये सब एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जिनमें अच्छी होती है वहाँ से बात चलती है। तो दूसरी होती है गणितीय बुद्धि। तीसरी स्थानिक बुद्धि आएगी, स्पेशियल इंटेलिजेंस। आप किस जगह हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं कि अमेरिका कितना बड़ा देश है, कहाँ है उसके भारत के राज्य कहाँ कहाँ कैसे हैं, भारत में कौन सा जिला किस तरह से आ सकता है, वहाँ कैसे, इस तरह की जो आपकी भौगोलिक अवेयरनेस है, जियोलॉजिकल अवेयरनेस जो आपकी कैसी है, उससे संबंधित बुद्धि होती है स्थानिक बुद्धि। ऑब्वियसली अगर आप में ये बढ़िया है, अगर आप में मटेरियल की स्थिति बढ़िया है, तो आप मूर्ति बढ़िया बनाएंगे ना, आप इमेजिन कर पाएंगे ना, इसकी नाक यहाँ होगी, इसके हाथ यहाँ होंगे, चित्र अच्छे बना पाएंगे, क्योंकि आप इमेजिन कर पाएंगे कि पहाड़ वैसा होता है, पहाड़ ऐसा होता है। और ऑब्वियसली भवन निर्माण तो कर ही लेंगे, क्योंकि अब आप भवन को भी अच्छे से स्थान सोच लेते हैं कि ये कमरा कहाँ है, ये कमरा छोटा है या बड़ा है। इस तरह से 3 बुद्धियाँ हैं। शाब्दिक बुद्धि जो बोलते बढ़िया हो, सुनते बढ़िया हो। तार्किक बुद्धि जो सवाल बढ़िया लगाते हो। स्थानिक बुद्धि जो चीज़ों की जो बाहरी रूप है उन्हें अच्छे से समझ लेते हो, किताब पुस्तक की कैसी हैं, इसका फिगर बनाना हो, ये सब चीज़ें स्थानिक बुद्धि में आती हैं। अब आते हैं आखिरी 6 बुद्धियों पे। गतिक बुद्धि, माइकल जॉर्डन, नीरज चोपड़ा, माइकल फेल्प्स, ये सब बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, ये एथलेटिक लोग हैं। तो जो एथलेटिक विकास वाले हैं वो आएंगे शारीरिक गतिक बुद्धि में। शरीर की गति पे कितना अच्छा से कंट्रोल है आपका। संगीतात्मक बुद्धि अलग से, देखिए चित्रकार अभी 2-2 जगह आ चुके हैं, संगीतकार भी 2-3 जगह आ चुके हैं, लेकिन प्रॉपर संगीत ही जिसमें डूबा हुआ वो व्यक्ति जो नुसरत फ़तेह अली खां साहब टाइप, उनमें केवल संगीतात्मक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 2-3 लोगों से बात कैसे करनी है, भाषण कैसे देना है, 50 लोगों को डील कैसे करना है, ठेकेदारी में जो ज़रूरत पड़ती है कि 10 मजदूरों को काम कैसे करवाना है, इस तरह की चीज़ें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आती हैं। जो इनमें अच्छी होती है वो नेता, समाज कार्यकर्ता, वक्ता, ठेकेदार, कुल मिला के वो लीडरशिप जो रोल होता है वो होते हैं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो केवल आत्मज्ञान में लगे हुए हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी टाइप लोग, वो केवल अपने ही मतलब अंदर में घुस रहे हैं, संसार माया है, केवल अपने अंदर आपको स्थायित्व प्राप्त करना है, इस तरह की जो मानसिकता है वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि में आएगी। तो वो अध्यात्म की वस्तु जो आएगी। अगली बुद्धि है प्रगतिवादी बुद्धि। सॉरी ये गलत लिख गया है, प्रकृतिवादी होगा, प्रगति नहीं, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जब नाम ही में आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रकृति से निकट रहेगा वो प्रकृतिवादी बुद्धि वाला होगा, जैसे किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता, ये सब लोग। और सबसे आखिरी होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। जीवन के अस्तित्व पर जो ज़्यादा चर्चा करें, सत्य क्या है, मोह क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, जीवन का महत्व क्या है, ये सब चीज़ें पे जो ज़्यादा दिमाग लगाता है वह अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। उसमें दार्शनिक, साधु, संत, इसी तरह के लोग जो प्रवचन देते रहते हैं वो सब आते हैं। इस तरह से ये 9 बुद्धियाँ आपको अच्छे से बार बार पढ़नी है। मैंने एग्जाम्पल अच्छे से समझाए भी हैं, समझ में ना आए दोबारा देखिए। मैं जानता हूँ ये क्लिष्ट व्यवस्था है, लेकिन समय कम है, इसीलिए मैंने एक ही लेक्चर में ये सब किया है, वरना मैं एक एक सिद्धांत के एक एक लेक्चर आगे बनाऊँगा चल के। पर अभी आपको समझ में ना आए तो आप बार बार देखिए, मुझसे पूछिए कमेंट में और टेलीग्राम पे, मैं पूरा बताऊँगा आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सीटेट के लिए। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।